नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हम डील करते हैं जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में है। ये सभी क्वेश्चंस लिटरेचर, ग्रामर एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन के आंसर से लेकर के और उनसे रिलेटेड जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, उनके कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कि 20 दिसंबर से एक नया बैच एक्सक्लूसिवली टीजीटी के लिए चल रहा है जो कि क्रैश कोर्स की तरह है। ये बैच अप्रैल तक चलेगा। अप्रैल तक यानी कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। क्लास 1.5 घंटे तक चलती है और इसमें लिटरेचर का सारा सिलेबस, ग्रामर का और वोकैबुलरी, इन सब का रिवीजन भी होगा और एक सर्टेन पीरियड पे जो मॉक टेस्ट भी होगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और जिसको भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही जो हमारी बुक है टीजीटी के लिए, जो ओशन ऑफ लिटरेचर, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स हैं एग्जाम में जो आए हुए, उनकी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सारे लिटरेरी टर्म्स और उनकी एक्सप्लेनेशन, जितने भी प्रिस्क्राइब्ड ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्लीट पैकेज की तरह ये बुक होगी जो कि आप एग्जाम को पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये बुक अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और मेजर सिटीज़ में जो बड़े बुक स्टोर हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको आप परचेज कर सकते। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not one of the divorce tracts by John Milton? Is it The Doctrine and Discipline of Divorce, The Judgment of Martin Bucer, Colesterien, or Of Reformation? The Doctrine and Discipline of Divorce, तो डिवोर्स तो इसमें आ गया, तो ये तो होगा ही। द करेक्ट आंसर इज ऑफ रिफॉर्मेशन। एक्चुअली ऑफ रिफॉर्मेशन इज वन ऑफ द एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स। एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स जो बेसिकली लिखे गए थे, वो जो एपिस्कोपल सिस्टम था चर्च गवर्नमेंट का, वो जो चर्च हायरार्की का एक सिस्टम था, उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखे थे। 5 एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स लिखे थे जिसमें कि ऑफ रिफॉर्मेशन इज 1। बाकी जो 3 है ये सब डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं। एक्चुअली ही रोट 4 डिवोर्स ट्रैक्ट्स। उसमें जो लास्ट है वो कौन सा है? 4th, टेट्राकोर्डन। टेट्राकोर्डन वाज क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड एज ऑफ डिवोर्स एंड पॉलीगमी। मिल्टन के जो ट्रैक्ट्स हैं, पैम्फलेट्स और इनके जो प्रोज वर्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1641 से लेकर के और 1660 तक का जो पीरियड था वो प्राइमरीली प्रोज वर्क्स का था। उन प्रोज वर्क्स में डिवोर्स ट्रैक्ट्स, ट्रैक्ट्स ऑन एजुकेशन और एंटी प्रीलैटिकल ट्रैक्ट्स और वेरियस अदर पैम्फलेट्स बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ रिफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम लंडन 1802? London 1802 is addressed to John Milton. It was published in 1807. It was written in 1802 and published in 1807 in poems in 2 volumes. विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ कलेक्शंस में से ये फेमस कलेक्शन है पोम्स का, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स। जो सिंगल स्केल पोम्स हैं वो जनरली इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। ये क्या है? पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में आप देखते हो कि जो ऑक्टेव है वो तो ए बी बी ए यही रहती है। सेस्टेट डिफर करती है। इट इज अप टू द पोएट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही कैन डिवाइज ऑफ सेस्टेट। सो इस सोनेट में कौन सी सेस्टेट का यूज किया हुआ है? तो ऑक्टेव तो सब में सेम ही रहती है। आप देख लीजिए, ए बी बी ए इसमें भी है और ए बी बी ए इसमें भी है। 2 है, बाकी 2 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ए बी बी ये तो ऑक्टेव होती नहीं। ए बी ए और ए बी बी ऐसा वेरिएशन भी नहीं होता, आइडेंटिकल ही रहता है। अब इन दोनों में से देख लीजिए कि सेस्टेट पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर है फर्स्ट, CDDECE इस पर्टिकुलर सोनेट। अब बात आती है कि थीम क्या है इस सोनेट की। तो बेसिकली जॉन मिल्टन को रीइनकार्नेट करने के लिए एड्रेस किया जा रहा है, इन्वोक किया जा रहा है इनफैक्ट वर्ड्सवर्थ के थ्रू। वर्ड्सवर्थ को लग रहा है कि 19th सेंचुरी इज बैंकक्रप्ट ऑफ सोशल वैल्यूज और ग्रैंडियोर और हाई प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी। उनकी शायद कमी है और कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उन
वैल्यूज को इंस्टिल करे, वो पर्सन मिल्टन से बेहतर इनकी नज़रों में कोई और नहीं है। सो ही इन्वोक्स मिल्टन टू री इनकारनेट इन 19th century so that the social values और human values can be restored। इसमें उनके ग्रैंड स्टाइल को भी एक्नॉलेज किया हुआ है और उनकी जो ग्रैंडियर लाइफ की थी उसको भी एक्नॉलेज किया हुआ है। तो ये बहुत फेमस सोनेट है, इसको आप पढ़ सकते हो। उस सोनेट के ऊपर और भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज माइकल मॉन्ट इन वन ऑफ द नॉवेल्स ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी। अब बेसिकली जब नॉवेल्स की बात आती है तो द फोर्साइट सागा आपके जहन में प्राइमरीली आता है। फोर्साइट सागा इज वन ऑफ द फोर्साइट क्रॉनिकल्स में क्या आते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है फोर्साइट सागा है, दूसरा द मॉडर्न कॉमेडी है, तीसरा क्या है एंड ऑफ द चैप्टर है। इनमें सबसे फेमस जो है वो फोर्साइट सागा है, जो कि 5 नॉवेल्स हैं। 5 नॉवेल्स में भी 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स। सबसे फेमस कैरेक्टर है उसमें सोम्स फोर्साइट, जो फर्स्ट पार्ट है सोम्स फोर्साइट, उसकी बेटी है फ्लूर इज द डॉटर ऑफ सोम्स फोर्साइट। अब हु इज माइकल मॉन्ट? सो माइकल मॉन्ट इज अ पॉलिटिशियन एंड मैरिड टू फ्लूर की शादी हुई, लेकिन कौन से पार्ट में हुई ये इंपॉर्टेंट है। कौन से पार्ट में हुई वो? द वाइट मंकी इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ अ मॉडर्न कॉमेडी। ये भी अ मॉडर्न कॉमेडी है। जो सेकंड पार्ट है फोर्साइट क्रॉनिकल्स का, तो उसमें पहली जो नॉवल है वाइट मंकी, उसमें ये पॉलिटिशियन आता है माइकल मॉन्ट। सो द करेक्ट आंसर इज इट इज हस्बैंड ऑफ फ्लूर फोर्साइट। यंग जोलियन कौन है? यंग जोलियन तो कजिन है सोम्स फोर्साइट का। जो ओल्ड जोलियन है उसके अंकल, उनका बेटा है। लवर ऑफ फ्लूर फोर्साइट, फ्लूर का लवर भी कौन सी? वाइट मंकी में ही आता है, विल्फ्रेड डेजर्ट। ये भी इसी द वाइट मंकी इसी नॉवल में फीचर होता है। अब इन सारे कैरेक्टर्स का जो आपस में रिलेशन है, वो रिलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मेजर कैरेक्टर्स है। तो इनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हमारी जो बुक है ओशन ऑफ लिटरेचर, उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेफरेंस टू समबडी और समथिंग दैट इज नोन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, religion, politics, sports, of any other branch of learning or literature is called illusion, allonym, adinaton. So illusion तो figure of speech होता नहीं है कोई, vocabulary में तो आता है। It is allusion. Allusion an indirect reference to certain character of history, religion, politics, actual life, or certain incident from literature, रिलीजन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एनी अदर ब्रांच ऑफ लर्निंग। तो किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी कैरेक्टर को अगर आप किसी स्टोरी, ड्रामा, नॉवल या पोम में रेफर करते हो, पासिंग रेफरेंस, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेफरेंस, एल्यूजन। ये पोएट क्यों यूज करता है? क्योंकि वो एल्यूजन एक इमेजरी का काम करता है। एक कैरेक्टर को किसी हिस्ट्री के कैरेक्टर से कंपेयर करके आप क्लैरिटी प्रोवाइड करते हो, या एक इंसिडेंट को हिस्ट्री की या लिटरेचर की या पॉलिटिक्स की किसी भी एक इंसिडेंट से कंपेयर करके आप क्लैरिटी प्रोवाइड कराते हो, वो कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो वो क्या है? एक इनडायरेक्ट रेफरेंस टू somebody from any of these areas। एलोनिम बेसिकली अगर देखा जाए तो वो सिनोनिम, सूडोनिम का सिनोनिम भी कह सकते हो आप। सूडोनिम जो कि पेन नेम। अब पेन नेम, सूडोनिम और एलोनिम में थोड़ा सा फर्क होता है। सूडोनिम जो एक इमेजिनरी नेम राइटर एडॉप्ट कर लेता है ताकि उसकी अपनी आइडेंटिटी छुप जाए, या फिर बहुत सारे अदर रीजंस होते हैं अपने आप को कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए, या फिर चांस मारने के लिए कि अगर हिट हो गए तो अपना नाम रिवील करेंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। तो कुछ रीजंस होते हैं। पेन नेम, कुछ राइटर्स होते हैं वो अपने राइटिंग्स को किसी दूसरे नाम से पब्लिश कराते हैं, जैसे ऐसे जो इलिया, तो वो इलिया क्या है? वो पेन नेम है। मतलब पेन नेम इज प्राइमरीली यूज्ड थ्रू आउट। सूडोनिम कैन बी यूज्ड इनिशियली और फॉर सर्टेन टाइम। एलोनिम क्या होता है? किसी दूसरे का नाम एडॉप्ट करके अपने पब्लिश करना। तो someone else name used by an author, इसको कहते हैं एलोनिम। एडिनेटन क्या है? इट इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जेजरेशन। अब एग्जेजरेशन भी कैसी? जो कि इम्पॉसिबल,
नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस ग्रीक वर्ड। एडिनेटन इज अ ग्रीक वर्ड और उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? नॉट पॉसिबल। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ग्रीक वर्ड या फॉरेन वर्ड्स को पूछ लिया जाता है और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होती है, लिटरल ट्रांसलेशन क्या होती है। तो ये एक ऐसी एग्जेजरेशन होती है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ एग्जेजरेशन होती हैं कि पॉसिबल होती है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, तो ये एक एग्जेजरेशन तो है, लेकिन क्योंकि ब्लड फ्लो होता है, खून बहता है, तो वो इंटेंसिटी को हाइटन करने के लिए। लेकिन अगर ये कहा जाए आई विल बिलीव यू ओनली व्हेन द पिग्स फ्लाई, तो पिग्स आर नॉट गोइंग टू फ्लाई, सो आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू, तो ये इम्पॉसिबल चीज हो गई। तो इम्पॉसिबल एग्जेजरेशन के लिए, हाइपरबली के लिए एडिनेटन का यूज किया जाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर कम नियर एंड फियर नॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एक पैटर्न देखिए यहाँ पे, ई ए, यानी कि रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल वावल साउंड, ये आपको मिलेगा। डियर, नियर, फियर, तो ईया जो साउंड है, जो वावल साउंड है, उसका रिपीटिशन है, आइडेंटिकल साउंड है, और इसको कहते हैं एसोनेंस। करेक्ट आंसर इज एसोनेंस। कॉन्सोनेंस इज जस्ट ऑपोजिट। यहाँ पे रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। एलिट्रेशन क्या होता है? सो ये एस कॉन्सोनेंस ये हुआ, एसोनेंस ये हुआ। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ इनिशियल स्ट्रेस्ड साउंड, इनिशियल साउंड विच इज स्ट्रेस्ड ऑल्सो। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट स्ट्रेस्ड साउंड। इनिशियल, कॉन्सोनेंस में इनिशियल हो या नहीं हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन जो इनिशियल साउंड है वो। इनफैक्ट एलिट्रेशन में एसोनेंस और कॉन्सोनेंस को आप काउंट कर सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली बात करते हो तो फिर कॉन्सोनेंस और एसोनेंस का रोल आ जाता है, लेकिन एलिट्रेशन जब दोनों एक साथ पूछे जाएं तो फिर आपको क्लैरिटी चाहिए। एक क्वेश्चन में एलिट्रेशन भी ऑप्शन में है और कॉन्सोनेंस भी है। तो कॉन्सोनेंस तो रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल कॉन्सोनेंट साउंड सिंपली, और एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड, इनिशियल स्ट्रेस्ड कॉन्सोनेंट साउंड, ये आपको होना चाहिए। जैसे स्विफ्ट, स्लो, स्वीट एंड सॉफ्ट। सो यहाँ पे इनिशियल साउंड जो है वो स्ट्रेस्ड इनिशियल साउंड। रेफ्रेन क्या होता है? रेफ्रेन ऑन द अदर हैंड, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट सर्टेन इंटरवल। कोई भी वर्ड, इवन लाइन और फ्रेज एक सर्टेन इंटरवल जैसे एट द एंड ऑफ एवरी स्टैंजा, या एक पर्टिकुलर पार्ट के बाद में अगर वो लाइन या वर्ड या फ्रेज रेगुलरली रिपीट होता है, जैसे कि जो बैलेट्स होते हैं उनमें, फोकलोर्स जो होते हैं उनमें, तो उसको कहते हैं रेफ्रेन। जैसे ओ टू द वेस्ट विंड में लास्ट में आता है हर स्टैंजा के ओ हियर, वो है, दैट इज रेफ्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब पुट अक्रॉस। फ्रेजल वर्ब्स कॉमनली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स बहुत कॉमन से जो वर्ड्स होते हैं, जैसे पुट, टेक, गेट, कम, गो, मेक, डू, ये जो कॉमन वर्ब्स हैं इनसे बनी हुई होती हैं, और ये इनफॉर्मल, पर्टिकुलरली फ्रेजल वर्ब जो होती है वो कम्प्लीटली इनफॉर्मल होती है, क्योंकि फॉर्मल में आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स चाहिए होते हैं एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन व्हेन यू डोंट फाइंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स सो यू मैनेज मेक शिफ्ट। ये एक मेक शिफ्ट का काम करता है, जुगाड़ है ये, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। तो पुट अक्रॉस का मीनिंग क्या है? टर्न ऑन द ऑपोजिट ट्रैक, कम्युनिकेट समथिंग इफेक्टिवली, सेव मनी फॉर फ्यूचर यूसेज, store something in an appropriate or usual place. The correct answer is, it means communicate something effectively. Put across. He put across his words before the meeting. So he communicated effectively before the meeting. ये बाकी जो definitions हैं, meanings हैं, ये भी phrasal verbs के ही हैं जो कि put से बनती हैं। जैसे कि put about का मतलब होता है टर्न ऑन द ऑपोजिट ट्रैक। पुट असाइड का मीनिंग होता है सेव मनी फॉर द फ्यूचर यूसेज। स्टोर समथिंग इन एन एप्रोप्रिएट और यूजुअल प्लेस, वो क्या होता है? पुट अवे। सो एक ही वर्ब से कई सारी आपकी फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं। तो जब भी आप कॉमन वर्ब्स को आप कंसल्ट करो तो उनसे रिलेटेड फ्रेजेस, इडियम्स या फ्रेजल वर्ब जरूर पढ़िए, वो कि क्योंकि वो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट यूज द डिवाइस ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले। प्ले विद इन अ प्ले को माउस ट्रैप भी कहते हैं। अब माउस ट्रैप तो
हैमलेट में जो यूज़ किया था वही माउस ट्रैप था, उसका दूसरा नाम क्या था, मर्डर ऑफ गंजागो। तो माउस ट्रैप भी कह सकते हो, लेकिन कॉमनली माउस ट्रैप तो इसलिए कहा गया था क्योंकि हैमलेट वांटेड टू कंफर्म वेदर किंग क्लॉडियस किल्ड हिज फादर और नॉट एज स्टेटेड बाय द गोस्ट ऑफ हिज फादर। अब गोस्ट की बात को कंफर्म करने के लिए उसने ये माउस ट्रैप का यूज़ किया। लेकिन बाकी सारे प्लेज में प्ले विद इन ए प्ले सिर्फ माउस ट्रैप की तरह यूज़ किया जाए ज़रूरी नहीं, तो उसको प्ले विद इन प्ले कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब शेक्सपियर के मामले में आप देखोगे तो कौन कौन से ड्रामाज में यूज़ किया था, तो अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में भी एक प्ले विद इन प्ले का यूज़ किया था जिसका टाइटल था पिरामस एंड दिस पे। ये एक लव्स लेवर्स लॉस्ट में भी यूज़ किया है और एक टेमिंग ऑफ द श्रू में भी किया। तो शेक्सपियर के हैमलेट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लव्स लेवर्स लॉस्ट और टेमिंग ऑफ द श्रू में प्ले विद इन प्ले जो डिवाइस है उसका यूज किया गया है। स्पेनिश ट्रेजेडी, अब क्योंकि स्पेनिश ट्रेजेडी को मॉडल बना करके ही हैमलेट को लिखा गया है, तो स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि टॉमस किड उन्होंने लिखी है उसमें भी प्ले विद इन प्ले का यूज किया गया है। वीमेन बिवेयर वीमेन में कोई नहीं है, यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। हु रोड वीमेन बिवेयर वीमेन? टॉमस मिडल्टन। स्पेनिश ट्रेजेडी का एक दूसरा टाइटल भी है, वो भी कई बार आ जाता है, हायरोनिमो इज मैड अगेन। सो एक्सेप्ट वीमेन बिवेयर वीमेन, इन सारे प्लेस में माउस ट्रैप या फिर प्ले विद इन प्ले जो डिवाइस है उसका यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इंसिस्ट्स दैट she come to teach his children. What is the grammatical status of this verb? Is it finite verb, bare infinitive, causative verb or subjunctive? The correct answer is it is called subjunctive. Subjunctive is a mood of verb which is unaffected by any grammatical construction या structure. जो basic grammatical rules हैं जो syntax के उनसे अनअफेक्टेड रहती है, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट द वर्ब विल रिमेन प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ब प्लूरल ही रहेगी। या फिर पास्ट सब्जेक्टिव, एक पास्ट सब्जेक्टिव भी होता है। पास्ट सब्जेक्टिव जैसे कि वर, किसमें? कंडीशनल सेंटेंसेस में। इफ आई वर अ बर्ड, तो जो अनरियल कंडीशनल जो सेकेंड कंडीशनल है उसमें यहाँ पर वर ही रहेगा, चाहे यहाँ पे ही लगाओ, शी लगाओ, दे लगाओ, वी लगाओ, आई लगाओ। तो ये पास्ट सब्जेक्टिव है। अब ये प्रेजेंट जो सब्जेक्टिव है ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा? कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जैसे कि इंसिस्ट, रेकमेंड, सजेस्ट। इन वर्ब्स के साथ अगर आती है दैट क्लॉज, उस दैट क्लॉज में ये सब्जेक्टिव का यूज। अब अगर आप इसको दूसरे वेरिएशन जो है वो शुड कम भी यूज कर सकते हो और सिंपली कम्स भी यूज कर सकते हो जो नॉर्मल। अब कम्स यूज करोगे तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, लेकिन ये क्योंकि इंसिस्ट के बाद में दैट क्लॉज है, ये इंपॉर्टेंट है। इंसिस्ट वर्ब है और दैट क्लॉज है, तो ये फिर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैंगलिंग क्लॉज इज। इन चारों में से एक डेफिनेशन डैंगलिंग क्लॉज के लिए अप्लीकेबल होती है, तीन नहीं। अब डैंगलिंग क्लॉज क्या है? एक पार्टिसिपल क्लॉज है। पार्टिसिपल क्लॉज बेसिकली सपोर्टिव क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट तो होती नहीं वो, तो जो भी सबऑर्डिनेट वाले हैं वो वैसे ही बंद खत्म हो जाते हैं। इन सब में सबऑर्डिनेट क्लॉज का ऑप्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होती नहीं है। आंसर क्या है आपका? फर्स्ट। व्हेन द पार्टिसिपल क्रिएट्स कंफ्यूजन एज टू वेदर इट इज यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्लॉज। अब पार्टिसिपल क्लॉज जहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस में आप पार्टिसिपल क्लॉज का जनरली यूज करते हो, वो पार्टिसिपल क्लॉज किसके लिए काम करती है? वो एक एडवर्ब की तरह काम करती है। जो पार्टिसिपल क्लॉज है वो एडवर्ब की तरह काम करती है। तो जो मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है और उसका जो फंक्शन है उसके लिए एडवर्ब का काम करती है। अब अगर जैसे ये सेंटेंस देखिए, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो द हिल्स सीम्ड फुल ऑफ लाइफ। अब क्योंकि मेन क्लॉज है द हिल्स सीम्ड फुल ऑफ लाइफ, सब्जेक्ट क्या है? हिल्स, सब्जेक्ट है ये, और ये है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल तो ये एडवर्ब का काम करेगी, एडवर्ब का काम करेगी हिल्स के लिए, हिल्स का जो
सब्जेक्ट है। अगर आप मीनिंग देखोगे तो बड़ा गड़बड़ लगेगा, यानी कि हु इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड हु सीम्ड फुल ऑफ लाइफ। सेंटेंस की अगर माने तो हिल्स आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड हिल्स सीम्ड फुल ऑफ लाइफ। यहाँ पर एक इस क्लॉज के लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट यानी डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए, जो कि दिया नहीं है। तो इस वाली क्लॉज को क्या कहते हैं? डैंगलिंग क्लॉज। यानी कि इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन वेदर इट इज यूज्ड फॉर द एडिशनल सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के लिए अगर लगाएं तो सेंटेंस का मीनिंग इरेशनल हो जाएगा। इसका कई बार करेक्ट वर्जन के लिए भी पूछा जाता है, तो इसका करेक्शन जो होगा वो पार्टिसिपल क्लॉज से बनेगा ही नहीं। फिर क्या होगा? व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो द हिल्स सीम्ड फुल ऑफ लाइफ, या फिर व्हाइल आई वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो द हिल्स सीम्ड फुल ऑफ लाइफ। ये करेक्शन हो जाएगा उसका। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस वर्ड? अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तब ठीक होगा जब इसका ठीक प्रोनाउंसिएशन आपको पता हो। अगर आप इसको पढ़ते हो क्यूजीन, कुजीन, तो फिर गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्वीजीन। जैसे आप क्वीजीन, क्वीजीन। अब क्वीजीन का आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बना लीजिए, खुआ। अब खुआ या खुई क्या आता है? का की सिंबल तो ये कैसे ही आता है स्मॉल के, और वी तो फिर ये खुई। खुई तो इतने ही हुआ। फिर जीन। अब जी जा को करते हैं ये जी, स्मॉल जी, यहाँ पे स्ट्रेस भी हो जाता है। जीन, खुई जीन, और ये सिंबल है ई का, और फिर न, क्वीजीन। अब इससे सिमिलर लगा लीजिए, क्वीजीन। दिस इज योर आंसर। अब ये क्या है? यू का सिंबल है ये, कुजीन। तो अब कुजीन तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। ये या का सिंबल है क्यूजीन, तो क्यूजीन भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वीजीन, ये जा है सिंपली। अब जा तो है नहीं, ये ज है, तो क्वीजीन है, क्वीजीन नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है क्वीजीन। आजकल जो एक नए पैटर्न से टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये होता है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो उसको क्लियर करा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जितने अदर एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचे और उनका भी फायदा हो। और बुक को भी परचेज करिए, क्योंकि ये बुक आपके एग्जाम के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी और आपको एग्जाम पास कराने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ऑथेंटिक और वेरीफाइड और क्रॉस चेक करके इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। ये बुक आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए भी एनकरेज करेगी, जहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंसेज हैं उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगी।